हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस सेक्शन से हम CrPC का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 4 एंड द हेड ऑफ द सेक्शन इज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। बेसिकली द रीज़न कि मैंने आज ये सेक्शंस कम्प्लीटली क्यों लिखे हैं इज़ बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट जो study interface होता है, since your eyes are fixed on the interface, it's easier to read it on the screen than continuously going back to your bare act. But जो essential points होंगे, I hope आप अपनी notebook लेके anyway बैठे होंगे and अपनी bare act anyway खोल के बैठे होंगे, because I'll ask you to underline a few important words जो मुझे लगता है are important for you to memorize, especially किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो सेक्शन 4 के अंडर ये दिया गया है दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions herein after contained. तो आईपीसी के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था दैट इट इज़ अ सब्सटैंशियल लॉ, और इस सब्सटैंशियल लॉ को रेगुलेट कौन करता है? एक प्रोसीजरल लॉ, और वो प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्टिंक्शन आप लोगों को बोली थी दोनों लॉज के बारे में। बाय द वे yesterday it came to my mind कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गई थी, इवन दो आई हैड रिटन इट ऑन माई PPT with respect to entry number 8 of the Reorganization Act, जिसके तहत अब CrPC is also applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो मूविंग टू सबसेक्शन 2, यहाँ पे बोला गया है दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस बट सब्जेक्ट टू एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offenses. अगर कोई स्पेशल लॉ की एनैक्टमेंट होगी, अब स्पेशल लेजिस्लेशन हमारे पास कौन सी है? वी हैव NDPS, वी हैव UAPA। इन लेजिस्लेशंस में अगर हमारे पास कोई भी ऑफेंस दिया गया है, then the offences shall be tried according to what has been given in the special legislation. सेक्शन 5 एक सेविंग क्लॉज है, सेविंग सेक्शन है। इसमें इट्स अ नॉन obstinate clause. इसमें ये दिया गया है that nothing contained in this code shall in the absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. अब जैसे मैंने आपको बोला, स्पेशल लॉ का एग्जाम्पल हमारे पास होगा UAPA का। UAPA में देर इज़ अ लैक्सिटी गिवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि रादर दैन 90 डेज आप 180 डेज में अपना चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। एंड हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भी ऑफेंसेस रेगुलेट करते हैं उनमें इट इज़ असेंशियल कि 90 डेज में आप अपना, डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस, इफ़ इट इज़ an offense जहाँ पे the offense is life imprisonment or death, तो उसमें 90 days में आपको चार्जशीट फाइल करना ही है। बट in a legislation like UAPA उसका अपना एक specific procedure है, it is regulated by its own procedure that is given in the legislation, and saving section clause या saving section basically ये बोल रहा है कि CrPC का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा, एंड इट विल नॉट अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ दैट इज इन टाइम, दैट इज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। सेक्शन 6 it deals with classes of criminal codes. ये हमारे चैप्टर 2 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको पता, नॉट एन एग्जाम्पल बट आई एम श्योर एनी वन हु इज़ हियर मस्ट नो दिस कि हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट कोर्ट, सबसे हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, एंड देन वी हैव हाई कोर्ट डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद हर किसी स्टेट में अपने सेशंस होते हैं, सेशंस डिवीज़न होते हैं, और हर सेशंस डिवीज़न में अपने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे पास होते हैं सेशंस कोर्ट,
देन सेशंस के बाद, मैं हायरार्की की बात कर रही हूँ, सेशंस के बाद हमारे पास होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड ऑल्सो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स। अब जब हम बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, JMFC, उसमें वी हैव CJM ऑल्सो। CJM का स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे अलग से सेक्शन 11 में दिया गया है। जो CJM होते हैं वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं, मतलब वो चीफ होते हैं ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो फॉलोइंग क्रिमिनल कोड्स CrPC में दिए गए हैं। एक कोर्ट ऑफ सेशंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, which is headed by PDJ, Principal District Sessions Judge. Then we have Judicial Magistrate First Class या Metropolitan Magistrate depending on if the area is a metropolitan area. Chief Judicial Magistrate who is called first among equals. It is important for you to know. Judicial Magistrate Second Class and Executive Magistrates. ये हमारे सेक्शन 6 में दिया गया है कि these are the criminal codes that are comprised under Criminal Procedure Code. Then under Section 7 and Territorial Divisions की बात करता है that every state has or shall be a Sessions Division or shall consist of Sessions Division, and every Sessions Division shall for the purposes of the code be a district and consist of districts. तो हर सेशन में स्टेट में सेशंस डिवीजन होगा और हर सेशंस डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट होगा। ये सब सेक्शन 1 का मैंने लिटरली 3 वर्ड्स में जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, 3-4 वर्ड्स में मैंने क्रक्स बनाया उसका, सिंपल एंड स्मूथ चार्ट which will help you memorize what subsection 1 says. Provided that every metropolitan area shall provided that every metropolitan area shall for the said purposes be a separate sessions and sessions division and district. Then the state government, please underline this word, may after consultation with the high court, ये कभी कभी किसी competitive exam में पूछा जाता है, that who has the power to alter the limits of such division or districts. So it is the state government but in consultation with the high court. Then we have subsection 3. The state government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits or number of such subdivisions. क्या ये alter भी कर सकता है limits? State government again after the consultation with the High Court divide कर सकता है district को into subdivisions or may alter the number of subdivisions again. Then the sessions divisions, districts and subdivisions existing in a state at the commencement of the code shall be deemed to have been formed under this section. Basically this is all that there is in section 7. Then moving on, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बारे में बात करता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कौन से। अभी आपने देखा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो हम किस एरिया को बोलेंगे कि वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, वो हमारे सेक्शन 8 में दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो कौन करता है ये, अगेन स्टेट गवर्नमेंट by notification declare as from such date as may be specified in the notification any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million, please underline this, exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code. State government notification से बता सकता है कि इस area या city का जो population है वो exceed कर रहा है 1 million, तो भाई they can declare that area to be a metropolitan area. As from the commencement of the code, हमारे पास 3-4 areas हैं that have been deemed to be declared as metropolitan areas. First is Bombay, then Calcutta, then Madras, and then Ahmedabad. This is what subsection 2 says. Then subsection 3, the state government may by notification, क्या कर सकता है, again by notification state government या extend कर सकता है या reduce कर सकता है या alter कर सकता है the limits of the metropolitan area. लेकिन ये जो after reduction या alteration है, it should not be less than 1 million. मतलब 1 million रहना ही रहना चाहिए for it to fall under the definition of metropolitan area. Then we have subsection 4 जिसमें ये बोला गया है that
where after an area has been declared or deemed to have been declared a metropolitan area, the population of such area shall below 1 million, such area shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area, but notwithstanding any successor, any inquiry, trial or appeal pending immediately before such successor before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if the cessor had not taken place. अब अगर कोई एरिया डिक्लेयर हो गया कि इसका पॉपुलेशन जो है बाय सम रीज़न 1 मिलियन के बिलो फॉल हो गया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 मिलियन के बिलो फॉल हो गया, तो उस सिचुएशन में बोला ये गया है दैट जो इंक्वायरी, ट्रायल या अपील पेंडिंग होगी बिफोर सच सेसर, तो वो डीम किया जाएगा, it will be considered for all the purposes of inquiry, trial या appeal as if as if the cessor has not taken place. Basically this is what subsection 4 says. Then subsection 5 says, where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt under this code as if such reduction or alteration had not taken place. Again, किसी भी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट में अगर केस चल रहा होगा when the population of that area was above 1 million, but now this cessor has taken place, लेकिन उस कोर्ट में जहाँ पे केस ऑलरेडी चल रहा था और बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट, उस कोर्ट में इंक्वायरी, ट्रायल या अपील shall continue to be dealt as if no cessor has taken place. Explanation में ये दिया गया है that in this section the expression population means population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. तो basically explanation इतना ही मैंने एक sentence में लिख दिया है that population means the last preceding census में कितना population था उसके हिसाब से population deem की जाएगी किसी भी जगह की. Then we have सेक्शन 9. सेक्शन 9 डील करता है कोर्ट ऑफ सेशंस के साथ. अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट होता ही है. जैसे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट होगा ही होगा. अब जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं, कोई भी ऑफेंस क्रिमिनल ट्रायल अगर चल रहा है या कोई क्रिमिनल एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर अगर होगा, देन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सेशंस जज विल बी रेफर्ड टू एज सेशंस जज. तो उसको हम कोर्ट ऑफ सेशंस तब बोलेंगे, आई एम सो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, उसको हम कोर्ट ऑफ सेशंस कब बोलेंगे जब when the court is dealing with anything related to a criminal matter. तो कोर्ट ऑफ सेशंस को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तब बोलते हैं जब कोई सिविल मैटर उसके सामने पेंडिंग होता है. सिमिलरली JMFC, मैंने देखा है बहुत सारे लॉयर्स ये मिस्टेक करते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय सीनियर एज वेल. बहुत सारे लॉयर्स ये मिस्टेक करते हैं व्हेन दे आर एड्रेसिंग द कि आप किस कोर्ट को एप्लीकेशन कर रहे हैं, देन दे मेक दिस मिस्टेक. वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रिमिनल में क्या कहलाएगा और सिविल में क्या कहलाएगा. सिमिलरली CJM क्रिमिनल में क्या कहलाएगा, सिविल में क्या कहलाएगा. सिमिलरली कोर्ट ऑफ सेशंस क्रिमिनल में क्या कहलाएगा और सिविल में क्या कहलाएगा. तो क्रिमिनल में PDJ, a district court, principal district judge, his court will be addressed as court of sessions. The state government shall establish a court of sessions for every sessions division. Every court of session shall be presided over by a judge appointed by the high court. तो कौन करता अपॉइंट, हमेशा हाई कोर्ट, और उनकी ट्रांसफर्स अपॉइंटमेंट्स वो ये everything is taken care of by the high court. The high court may also appoint additional session judge or assistant session judge to exercise the jurisdiction in a court of sessions.
कभी कभी आप देखते हैं कि एक कोर्ट ऑफ सेशंस में एक और एडिशनल सेशन जज का बेंच बैठता है, या एक सेशंस डिवीजन में देयर विल बी अनदर कोर्ट इन सम अदर तहसील और सम अदर एरिया, जहाँ पे एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का बेंच बैठता है. व्हाई? बिकॉज अब फॉर एग्जांपल कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर ओवरबर्डन हो जाते हैं कोर्ट्स, देन इन सच अ केस जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को और एन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और ये सेम ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं एज दैट ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशंस. अब लेकिन जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होता है और द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो सेशन जज होते हैं या सेशंस कोर्ट होते हैं, दे हैव ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज कंपेयर टू द असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज. The session judge of one sessions division may be appointed by the High Court to be an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other division as the High Court may direct. कई बार ऐसा होता है कि JMFC जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी कोई कोर्ट वेकेंट है, तो जो हाई कोर्ट है वो एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 2 कोर्ट्स की जो पावर है वो अलॉट करती है. Then section 5 subsection 5 बोलता है that where the office of the session judge is vacant, the High Court may make arrangements for the disposal of urgent applications which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have the jurisdiction to deal with such application. अब बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर कोई सेशन जज का ऑफिस है वो वेकेंट है बाय सम रीजन, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, इट विल मेक एन अरेंजमेंट कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन अगर होगी किसी लॉयर की तो वो कौन डिस्पोज ऑफ करेगा या पेंडिंग रखी जाएगी बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशंस और बाय एन एडिशनल असिस्टेंट जज. अब कहीं पे सेशंस जज बैठता है लेकिन कहीं सेम डिस्ट्रिक्ट में किसी और तहसील में there is an additional district judge also. तो उस situation में if the sessions judge office is vacant, the additional sessions judge will have the powers as have been directed by the high court कि वो dispose of कर सके कोई application या कोई important matter. और इफ देयर बी नो एडिशनल और सेशन जज, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज है ही नहीं, तो कौन उस सिचुएशन में फिल इन करेगा शूज, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन सच अ सेशंस डिवीजन, एंड एवरी सच जज और मैजिस्ट्रेट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन. तो उस सिचुएशन में जहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी गिवन द पावर टू डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन. Then we have subsection 6. The court of session shall ordinarily hold its sitting at a place or places as the High Court may by notification specify, but if any particular case the Court of Sessions is of the opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the Sessions Division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at a place for disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. ऑर्डिनरली कोर्ट ऑफ सेशंस हमेशा उस जगह पे अपनी प्लेस ऑफ सिटिंग होल्ड करती है जहां पे हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है, लेकिन एंड हाई कोर्ट बाय मींस ऑफ नोटिफिकेशन डायरेक्ट करता है. बट अगर किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशंस को लगा कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस के लिए ये होगा कि हम कोई और जगह पे प्लेस ऑफ सिटिंग रखें, then the consent of the prosecution as well as the accused has to be taken. I'm so sorry. Accused as well, the prosecution as well as the accused का consent लेना है so that the disposal of the case or examination of the witnesses may be done at some other place. Explanation में ये दिया गया है that for the purposes of this court, appointment does not include the first appointment, posting or promotion of the person by government to any service, or post in connection with the affairs of the union or of state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government.
देन अंडर सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बोला गया है। जो सारे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज jurisdiction. The session judge may from time to time make rules consistent with the court as to the distribution of business among the assistant session judge. The session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of absence or inability to act by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with such application. Basically, 2-3 बातें बोली गई हैं इस सेक्शन में, दैट असिस्टेंट सेशन जज जो हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। तो जो सेशन जज है, जैसे मैंने आपको बोला था, he has greater administrative powers as compared to an assistant or additional sessions judge. और जो सेशन जज है वो हमेशा रूल्स बनाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कंसिस्टेंट हो गए विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ताकि जो बिजनेस है वो विद वेरियस, अब ऐसा नहीं है ना कि एक सेशंस कोर्ट में या एक सेशंस डिवीजन में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही असिस्टेंट सेशन जज बैठेगा। अब इट डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द मैटर्स और कितने केसेस डिस्पोजल के लिए पेंडिंग है। तो इफ देर आर मोर देन 1 or 2 या एक भी अगर असिस्टेंट सेशन जज है, तो उसके गवर्नेंस के लिए जो या उसके फंक्शनिंग के लिए जो रूल्स है वो सेशन जज फॉर्मुलेट करेगा, विच आर इन कॉन्सोनेंस विद द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जहाँ पे सेशन जज को लगेगा कि किसी अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है एंड कोई असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज अवेलेबल नहीं है, वो किसी और एडिशनल सेशन जज को वो पावर दे सकता है कि भाई आप ये डिस्पोज ऑफ करो या एप्लीकेशन और टेंड टू दिस अर्जेंट एप्लीकेशन। बट वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो उसको वो पावर दी जाएगी या ही विल बी ग्रांटेड द अथॉरिटी to deal with such urgent or expedient matters. My dear friends, I hope आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जो आज पहली बार यहाँ आए हैं। होपफुली कल हम सेक्शन 11 की कंटिन्यू करके आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, एंड आई एम होपिंग कि आपको ये लेक्चर्स और ये वीडियोस फ्रूटफुल लगी होंगी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।